गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गौरव भारद्वाज है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर GSS सराहा से आया हूँ और मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम संदीप कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़न डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दीपांकर गिल, GSS बनागोघाट तहसील की डिस्ट्रिक्ट सोलन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मेरा नाम कविता शर्मा है और मैं गवर्नमेंट क्रिस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कंडाघाट डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ। और हमें 3 एक्टिविटी दी थी, जिसमें से हमारी थी फर्स्ट स्किल एग्जीबिशन था, फिर हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दिया गया और रोल प्ले दिया गया। तो हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले गौरव सर स्टार्ट। शिक्षा नीति में वैसे तो समय समय पर कई तरह के बदलाव होते रहे हैं, परंतु 2020 में सरकार ने शिक्षा में अहम बदलाव को देखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसका नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किया गया, और इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर एजुकेशन में उसकी शिक्षा की गुणवत्ता को उठाने के लिए कई तरह का प्रयास किया, जिसमें कि शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा को एक बहुत ही अहम योगदान दिया गया, कंपलसरी एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ हमारे शिक्षकों को भी वेबसाइट से अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग के लिए बीच में बहुत सारे स्टेजेस ऐसे हैं जिसमें अपने स्किल को इम्प्रूव कर सके। बाकी आगे के स्टेजेस गौरव सर आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी जो हमारे पास है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसके अकॉर्डिंग हम इसको एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर का कहा गया है, जिसमें हमारे पास 10+2 होगा। हमारे पास बच्चा इसमें 6 इयर्स में आएगा और 10th क्लास तक पढ़ेगा और कॉमन सब्जेक्ट पढ़ेगा, सभी के लिए वो कॉमन होंगे। इसमें हमारे पास डिसएडवांटेज ये है कि इसमें कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब स्किल नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों को। वो एक जैसे 7 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ साइंस को सारे बच्चे पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आता है +1 में बच्चा आएगा तो स्ट्रीम वाइज पढ़ेगा। आर्ट्स है, हमारे पास साइंस है, नॉन टेक्निकल है और कॉमर्स है। अगर साइंस वाला बच्चा ज्योग्राफी या हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो अभी हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। ये इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कोठारी कमीशन के थ्रू अप्लाई की गई थी, इसमें थोड़ी ये डिसएडवांटेज है। तो ये सारी डिसएडवांटेज हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें ये शॉर्टकमिंग पूरी हो जाएगी। तो आगे गौरव सर बताएंगे इसके बारे में। इसमें मेरा जो पहला पार्ट है वो है फाउंडेशनल स्टेज। तो इसमें जब एक बच्चा आएगा तो वो 3+ का जब हो जाएगा तो वो सबसे पहले नर्सरी क्लास, देन LKG, देन UKG और फिर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। तो अब इसमें कैसा रहता है कि अब इसमें हमारे पास जो बच्चे होते हैं उसमें क्या रहता है कि जो हमारी टॉय बेस्ड लर्निंग है वो ज़्यादा रहती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा बेटा है 3 साल का, 3.5 साल का है, अभी लर्निंग छोटे प्ले वे पे जाता है, तो उसको कैसे सिखाते हैं, वो ज़्यादातर उसको पिक्चोरियल उससे ज़्यादा दिखाते हैं, वीडियोस में ज़्यादा दिखाते हैं। तो वो उन चीज़ों से अगर हम वर्बली उससे पूछते हैं कोई चीज़ तो वो नहीं बता पाते। जब हम उसको पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे तो वो हमें बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता है वो बच्चा। इसके बाद हमारे पास आती है प्रिपरेटरी स्टेज। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें जैसे हमारी जो फिर एक्टिव लर्निंग अपना जो क्लासेस लर्निंग है वो शुरू हो जाती है। उसमें क्या रहेगा, उसमें जो हमारे जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनके जैसे बोर्ड का सहारा लेके हमें उनका काम करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हम ये चीज़ें सारी प्रिपरेटरी क्लासेस में आते हैं। थैंक यू। गौरव सर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया फाउंडेशनल प्रिपरेटरी स्टेज। मैं मिडल के बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मिडल में हमारे पास जो बच्चे पहुँचते हैं वो 11 इयर्स के आसपास पहुँचते हैं, जो कि 6 to 8 चलता है ये। तो इसमें बच्चे हमारे पास 11 to 14 इयर्स के बीच में, जो 14 इयर्स का होगा बच्चा तो वो ये 8 क्लास क्लियर कर लेते हैं। सो अब इस चीज़ में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि प्री वोकेशनल एजुकेशन भी स्टार्ट की है। तो उसके लिए अभी हमारे पास स्कूल्स में फंड्स आए थे, जिसको हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी थी। 10 डेज़ की बैक 3 डेज़ थे, जिसमें कुछ 6 दिन की एक्टिविटीज़ थी, 3 डेज़ की हमारे पास इंडस्ट्री विजिट्स थी एंड लास्ट डे एग्जीबिशन था। तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करिए कि बच्चे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और ये सब्जेक्ट चूज़ करें प्री वोकेशनल। एंड उसके बाद आ जाता है 4 इयर्स सेकेंडरी, जो कि 14 to 18 इयर्स ऑफ एज बच्चे जो आते हैं इसमें।
और इसमें जो हमारा सिस्टम चलता है, पहले चलता था कि साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते थे, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, बट इसमें अब स्ट्रीम से सिस्टम खत्म सा हो गया, क्योंकि अब इसमें बच्चा अपनी चॉइस से ही सब्जेक्ट चूज करता है। यदि उसने आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, साइंस का कोई सब्जेक्ट लेना है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, कोई उस पर बंदिश नहीं है, वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। सो ये कुछ की पॉइंट्स थे। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्किल एग्जीबिशन का। तो स्किल एग्जीबिशन में सबसे पहली बड़ी बात हमारे बच्चों के लिए आती है कि जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए या मॉडल्स बनाए, चार्ट्स बनाए, तो हमने कहीं ना कहीं उसको एग्जीबिशन में दिखाना है, चाहे हम स्कूल में दिखाएं। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्लान, कि हमने उसको एग्जीबिशन लगाने के लिए किस तरह से प्लान करना है। तो सबसे पहली बात हमें अपने प्रिंसिपल या अपने जो एसएमसी मेंबर्स या अपना हेड है उनसे हमें कैसे परमिशन लेना है उनसे। फिर उसके बाद है हमारा कंटेंट आइडिया, कि हम अपने एग्जीबिशन में क्या क्या कंटेंट रखेंगे, क्या क्या मॉडल्स रखेंगे, क्या क्या चार्ट्स रखेंगे, इस तरह से। उसके बाद आता है कि डेट ऑफ एग्जीबिशन, कि हमने प्लान कर लिया, कंटेंट आ गया, अब आती है हमारे पास डेट, कि हम किस तारीख को अपना एग्जीबिशन रखेंगे। ये हमारा सारा प्लान में आएगा। उसके बाद आता है वेन्यू। तो वेन्यू कुछ भी हो सकता है, चाहे हम वहाँ का, अगर स्कूल का कैंपस छोटा है तो वहाँ कोई हॉल है तो वहाँ ले सकते हैं, या अपने स्कूल के, चाहे अपने लैब में भी हम अपना एग्जीबिशन लगा सकते हैं। तो आगे हमारा जो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है वो, सॉरी कंटेंट डेवलपमेंट का, वो कविता मैम बताएंगे। हमारा पर्पस क्या है स्किल एग्जीबिशन का? एक तो हमें, जैसे हमारा वोकेशनल एजुकेशन है, अवेयरनेस करवानी है हमें, तो हम स्किल एग्जीबिशन लगाते हैं। तो हमें इसमें दिखाना है कि हम किसके थ्रू हम अपनी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। इसके लिए हम चार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं। चार्ट, जैसे हमने भी चार्ट्स बनाए, बहुत मेहनत की है, हमें इतनी प्रॉपर ड्राइंग नहीं आती थी, किसी ने पेंटिंग की है, किसी ने ड्रॉ किया है, वैसे ही बच्चे यहाँ पे चार्ट से सीखेंगे। पहले तो उनको चार्ट्स बनाने के लिए टॉपिक को समझना पड़ेगा कि हमें किस टॉपिक पे बनाना है चार्ट। जैसे हमने बनाया रोल प्ले या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे चार्ट बनाए, तो हमने इसके लिए डिटेल इसकी स्टडी की है। वैसे ही बच्चा चार्ट बनाने के लिए उस सब्जेक्ट की, चाहे वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, पहले उसके बारे में डिटेल में पढ़ेगा, फिर वो चार्ट ड्रॉ करेगा। मॉडल, जैसे हमें डेस्कटॉप कंप्यूटर का मॉडल बनाना है, तो बच्चे अच्छे से उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं कि मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस कैसे बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मॉडल में आएगी। गेम के थ्रू भी बच्चा सीख सकता है। जैसे टाइपिंग के लिए बबल गेम है हमारे पास, जैसे ही कोई वर्ड प्रेस करते हैं वो ब्लास्ट होता है, तो वो इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं। रोल प्ले, जैसे क्राइम, यहाँ पे अभी साइबर क्राइम के लिए सभी के रोल थे, यहाँ पे इंस्पेक्टर का था, कस्टमर का था, तो हम रोल प्ले के थ्रू भी एग्जीबिशन को हम अच्छे से सक्सेसफुल बना सकते हैं, और स्किट के थ्रू भी हम बना सकते हैं। तो ये सारा पार्ट हमारा कंटेंट डेवलपमेंट का था यहाँ पे। नेक्स्ट जो आता है इसमें एडवर्टाइजमेंट। जब एग्जीबिशन लगाए तो एडवर्टाइजमेंट का एक अहम रोल होता है। किसी भी चीज़ को विज्ञापन या पॉपुलर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे कि पोस्टर मेकिंग के द्वारा हम अपने सोसाइटी में अपनी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन टू एसएमसी। एसएमसी का एक अहम रोल रहता है, हम उनको एग्जीबिशन के टाइम पे इन्वाइट करें और उनकी जो हमारी उपलब्धियाँ हैं उनसे उनको परिचित करवाएं। नेक्स्ट जो आता है इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स। पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन करना है कि हमारे स्कूल में मान लो कोई एग्जीबिशन लगी हो, उसके लिए उनको इन्वाइट करना और पैम्पलेट वगैरह छपवा के वो अपने नियर बाय के स्कूल्स जो है, जहाँ जैसे मान लो कोई क्लस्टर टाइम या छोटे छोटे स्कूल हैं, उनको वहाँ पे हम न्यूज़ स्टूडेंट को भी इन्वाइट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया, जैसे कि व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से उसको सोशल मीडिया पे एक एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ताकि अपनी जो एग्जीबिशन उसको हम पॉपुलर कर सकें। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास एग्जीबिशन, द डे ऑफ एग्जीबिशन, जिस दिन हम सारी चीज़ें जितना भी हमने यहाँ पे काम किया है यहाँ पे जाके वो एग्जीक्यूट होगा। सो मैं एग्जांपल लूँगा, जैसे प्री वोकेशनल में हमारे पास फंड्स आए तो एक्टिविटीज़ चलती रही 9 डेज। सो जो 10th डे था वो इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि उस दिन एग्जीबिशन होनी थी, एग्जीक्यूट करना था उस चीज़ को, कि जितना काम किया है उस दिन एग्जीक्यूट होगा। तो 10th डे के लिए हमने तैयारियाँ की थी कि चीफ गेस्ट बुलाएंगे किसी न किसी को भी, जिनसे हम इनॉग्रेशन करवाएंगे उस चीज़ का। तो चीफ गेस्ट थे प्रिंसिपल, एसएमसी प्रधान, पंचायत से, तो वो लोग आए, और पेरेंट्स। तो वो लोग आए और उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की। उसके बाद
जितना भी बच्चों ने काम किया था एग्जीबिशन में, उससे रिलेटेड सभी ने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किए, तो सभी ने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दिए। उसके बाद जो हमारे चीफ गेस्ट थे उन्होंने उसके ऊपर फीडबैक दिया कि कैसा कैसा सभी ने परफॉर्म किया। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। थर्ड एक्टिविटी है हमारी रोल प्ले की। रोल प्ले क्यों करते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है रोल प्ले का। तो हमने ये 4 इसके स्टेजेस बताए हैं। जैसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जब हम रोल प्ले करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो हमें क्या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमारा विजन ही क्लियर होता है। हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप में काम कर सकते हैं, हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं वहाँ पे, तो हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होता है उससे। इसके बाद हमारा अगला पार्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्चुअली क्या है कि जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो हमारे वोकेशनल एजुकेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जो भी बच्चा होगा उसको सबसे पहले बात, अगर वो इंटरव्यू, जैसे कल सर ने बताया था हमें, अमित सर ने, कि उनकी जो बेटी थी वो 5 इंटरव्यू के राउंड क्लियर करके आगे गए थे, कि जब तक बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगे तो वो अपनी बात को कैसे रख पाएगा आगे। तो इसीलिए हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें डेवलपिंग इनसाइट्स। तो डेवलपिंग इनसाइट्स का मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताना चाहूँगा। डेवलपिंग मीन्स विकास एंड इनसाइट मीन्स डीप नॉलेज। तो बच्चे जब रोल प्ले करेंगे तो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो क्या होगा, उनसे बच्चों में विकास आएगा। जब वो आपस में डिस्कस करेंगे किसी टॉपिक को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगे उनको उस टॉपिक के लिए उनके पास नॉलेज अच्छी आएगी। तो ये सब डेवलपिंग इनसाइट्स में। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। सर वैसे तो ज़िंदगी में हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल की दोनों की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करेंगे, जो कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल हुआ, उसी का एक पार्ट इंटरपर्सनल स्किल है। ये ऐसा स्किल है, ये कब काम आता है, जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब हम आमने सामने मानो इंटरेक्ट, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है और हम वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, हमारा बिहेव कैसे, ये सारी चीज़ें इसके थ्रू हम प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स बोलते हैं। जब प्ले करते हैं तो बच्चे अपना इंटरपर्सनल स्किल को भी इम्प्रूव करते हैं साथ साथ। एक छोटा सा रोल प्ले किया है सर ने, तो इसमें मैं बना हूँ नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी, जैसे मेरा क्या काम है, मुझे जैसे जैसे हमें टोपोलॉजी एक कंप्यूटर्स को एक कम्युनिकेशन कराने के लिए जिस प्रकार में हम जोड़ेंगे, हम उसको नेटवर्क टोपोलॉजीज बोलते हैं। उसमें हमारे पास कुछ एक डिवाइसेस रहते हैं, जैसे हब हो गया, राउटर हो गया, स्विचेस हो गए, तो ये एक पर्टिकुलर काम करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है वो है बस टोपोलॉजी। सर बस टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्किंग कनेक्टिविटी होती है, जैसे मान लो हम कोई एक लिमिटेड एरिया में हम नेटवर्क कनेक्ट करना चाहें, जैसे हमारी लैब होगी या कोई ऑफिस हो गया, टेम्परेरी मान लो कहीं पर हमें जरूरत पड़ती है, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, हम टेम्परेरी कहीं गए तो उसके लिए हम लैंड, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल केबल होती है, उस पर ही सारे सिस्टम्स हमारे कनेक्ट हो जाते हैं और हम इजीली उसको जब चाहे अपना उठा के जा सकते हैं, कोई परमानेंटली स्टे करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी इज जस्ट लाइक अ रिंग की फॉर्म में होगा एंड ये क्लॉकवाइज वर्क करता है। एंड इसका वर्किंग ये है कि इसको यदि मैसेज भेजना है नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, जैसे कि आप यहाँ सब देख रहे होंगे, इफ नोड 1 वांट टू सेंड द मैसेज टू नोड 3, देन इट विल गो थ्रू दिस प्रोसेस क्लॉकवाइज। एंड अगर इसको मैसेज भेजना है नोड 3 को, तो ये क्या करेगा, टोकन पास करेगा कि मुझे इसको भेजना है, अदरवाइज ये भी मैसेज रीड कर सकता है, उसको डेस्टिनेशन नहीं पता होगी, तो टोकन्स पास करते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से टोकन जाएगा नोड 2 के पास, नोड 2 ने चेक किया ये हमारा नहीं है, तो वो पास करेगा नोड 3 को। तो ये क्लॉकवाइज ही वर्क करेगा और ये अनस्टॉपेबल लूप है, चलता है जाएगा जब तक इसको डेस्टिनेशन नहीं मिलती। सो दिस इज रिंग टोपोलॉजी। मैं हूँ स्टार टोपोलॉजी। मैं सबसे पॉपुलर हूँ। बाकी जैसे बस टोपोलॉजी है और रिंग टोपोलॉजी है। कैसे फेमस हूँ, तो यहाँ पे बीच में होता है सेंट्रल डिवाइस है, वो है हब, इसी से सारी कनेक्टेड है। अगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। मेन कंट्रोल होता है हब, जैसे एक मालिक है, जैसे यहाँ पे 2 डिवाइस है, जैसे हम कहते हैं आप बैंक चुगली करें तो वो डायरेक्ट नहीं हो सकता।
मतलब अगर मुझे एक नोड से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना है वो होगा थ्रू हब। कंट्रोल सारा हब के पास है, हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी मैसेज भेजना है तो वो हब के पास जाएगा। और ये मोस्ट पॉपुलर इसलिए है, मैक्सिमम स्कूल्स बिल्डिंग कॉलेज वगैरह में यही टोपोलॉजी यूज होती है, वो है स्टार टोपोलॉजी। थैंक यू।